नमस्कार मेरे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भाई, जो हमारा टॉपिक था वो हमने लिया था सोइल। ठीक है। अब सोइल के बाद हम जिस सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करते हैं कि जो मृदा क्या है ना। मृदा को हम किस प्रकार से लेते हैं कि मृदा क्या है। तो विद्यार्थी, जो मृदा है उसको बताया गया है एक प्राकृतिक पिंड। क्या बताया गया है? प्राकृतिक पिंड। तो हम बात कर रहे हैं मृदा के बारे में। तो मृदा क्या है भाई? एक प्रकार से प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, क्या है ये? प्राकृतिक पिंड है। तो इस प्रक्रिया में हम आगे चलते हैं। देखिए, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, तो इसकी बात करते हैं कि ये एक प्रकार से इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है भाई। इसका क्या है? अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है नहीं, मृदा का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और इसके गुण विशेष और भिन्न होते हैं। और मृदा का विकास कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है कैसे। ठीक है भाई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है कैसे है, किस प्रकार से प्राकृतिक पिंड की तरह कार्य करता है, क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जीवित पदार्थ होते हैं, है ना। क्या होता है? जीवित पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों की तरह इसमें क्या होता है? विकास होता है ना। जीवित पदार्थों की तरह क्या होता है? विकास होता है। और इनका जन्म जो है ना, पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है। यानी आप बताते हो जीवित किसको कहते हैं? जिसका जन्म होता है। जीवित हम किसको कहते हैं? जिसका क्या होता है? जन्म होता है। तो इस प्रकार से जो मृदा है, तो क्या उस मृदा का जन्म नहीं हो रहा? हो रहा है। तो उस मृदा का भी क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। तो इस जन्म की वजह से हम इसको क्या कह देंगे भाई? एक जीवित पदार्थ है, जीवित पिंड है। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? जीवित कहते हैं। आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री में। आगे आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जो परिपक्व अवस्था तक पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। जिस प्रकार से भ्रूण से बच्चा बनता है, उसी प्रकार से चट्टानें होती है, यानी माता पिता पैतृक पदार्थ। क्या होता है? इसको पैतृक पदार्थ कहते हैं। तो उस पैतृक पदार्थ की वजह से, उसके टूटने से, उसके विखंडन से क्या बनती है? मृदा बनती है। पहले छोटा सा कण होता है ना, उस कण से क्या बनती है? मृदा बनती है। तो एक प्रकार से आप जानते हो कि जो मृदा बनती है ना, तो उस मृदा के बनने के बाद क्या होता है विद्यार्थियों? जो मृदा है वो आगे जाती है, टूट कर। जैसे मृदा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, उन चट्टानों के टूटने से ये बिखर जाती है। तो बिखर की गति करेगी नहीं करी इसने, तो गति करती है। तो मृदा एक गतिशील प्राकृतिक पिंड है भाई। और ये जीव, सूक्ष्म जीव मृदा विशेष कार्य को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे मृदा को एक गतिशील डायनेमिक पिंड कहा गया है। डायनेमिक शब्द किसके लिए यूज करते हैं? गति के लिए यूज करते हैं, है ना। ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो इस मृदा में जो जीवित पिंड है, जो सूक्ष्म जीव है, ये क्या करते हैं? मृदा के विशेष कार्यों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और आप जानते हो, देखो आगे हम बात करते हैं कि मृदा प्राकृतिक पिंड है। क्यों प्राकृतिक पिंड है? देखिए, इसके लिए हम आगे चलते हैं। आगे आगे आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि ये गहरी होती है। कैसी होती है? गहरी होती है ना। कैसी होती है? गहरी होती है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है ना। प्राकृतिक है, प्रकृति में जो भी चीजें होती है उनका एक अस्तित्व होता है, उनका एक क्षेत्रफल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर ये, अब ये भी एक प्रकार का पिंड है। अब इस पिंड में हम जानते हैं, कैमरे की तरफ देखो आप, ये एक पिंड होता है प्राकृतिक। इसका अपना एक क्षेत्रफल है, इसकी अपनी लंबाई है, इसकी अपनी चौड़ाई है। तो हमारी जो मिट्टी होती है, तो इस मिट्टी का भी क्या होता है? एक अपना क्षेत्रफल होता है ना। और यहाँ पर ये विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रमों, विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थ है। इस शब्द का मतलब समझिए आप, विनाशकारी। विनाशकारी का मतलब क्या हुआ कि चट्टानें टूटी ना, चट्टानें थी, मिक्स थी, उसके बाद चट्टानें टूटी, तो इसको क्या बोले? विनाश। अब टूटने से क्या हुआ? संश्लेषित बताया गया है। अब संश्लेषित क्या?
कि ये मिट्टी क्या है, अपने आप में बहुत सारे पदार्थों को मिक्स कर लेती है। जैसे कि सूक्ष्म जीवों को मिक्स करती है, कार्बनिक पदार्थों को मिक्स करती है, अकार्बनिक पदार्थों को मिक्स करती है। इन सबको मिक्स करके ये एक प्रकार से संश्लेषित हो जाती, सिंथेसाइज हो जाती है ना। तो इस प्रकार से क्या बन गए, संश्लेषित होगी। तो मृदा एक प्राकृतिक पदार्थों की सभी विशेषताओं जैसे विनाश, संश्लेषण, परिवर्तन की पूर्ति करती है। ऐसे हम देखते हैं कि मृदा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का क्या है, प्राकृतिक पिंड है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है अपना, है ना। और थोड़ा सा आपके एग्रीकल्चर से भी मिला जुला है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस प्रकार से आप इस बुक को समझते रहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिए। अब यहाँ पर क्या है, मृदा क्या है, मृदा एक माध्यम है। मृदा क्या है, एक माध्यम है। किसके लिए माध्यम है, एक पौधे के लिए माध्यम है। एक पौधा जो होता है ना, एक पौधा वो इस प्रकार से मिट्टी में ही क्या करता है, उदय होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो ये पौधा है, ये आधा ऊपर होता है, आधा जमीन के नीचे होता है। आधे पे पत्तियां लगी होती है, क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती है, फल फूल पुष्प वगैरह सब लगते हैं। नीचे क्या होती है, जड़ें होती है। तो ये पादप वृद्धि जो होती है, उस पादप वृद्धि के लिए क्या करती है, एक प्रकार से माध्यम का काम करती है। किसका काम करती है, माध्यम का काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है भाई कि मृदा हाँ जी, हाँ हम बात कर रहे थे, देखिए जो मृदा है पौधों की वृद्धि के लिए, किसके लिए, पौधों की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कि हम मिट्टी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम मिट्टी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मिट्टी की। तो मिट्टी किस प्रकार से वर्क करती है, तो देखिए पौधों की जो वृद्धि होती है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, मिट्टी में होती है। किस में होती है, मिट्टी में, है ना। तो मिट्टी में जो वृद्धि हो रही है तो उसको कौन प्रभावित कर रहा है, उसको 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, 3 कारक। पहला कारक हमारे पास आता है जलवायु संबंधी कारक, दूसरा कारक आता है जीवीय कारक, तीसरा कारक आता है मृदीय कारक। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 कारक हो गए। कितने कारक हो गए, 3 कारक। 3 कारक में कौन कौन, जलवायु संबंधी कारक है पहला, तो बिल्कुल इजी याद हो जाएगा आपको। दूसरा कारक है जीवीय कारक, जिसको बायोटिक कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटिक कारक। क्या बोलते हैं, बायोटिक। और एडेपिक। तो आप बिल्कुल इजी तरीके से याद रखो। पहला क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास जलवायु संबंधी कारक है, उसको हम बोल देते हैं, देखिए क्लाइमेटिक। पहला कारक कौन सा है, क्लाइमेटिक। दूसरा है बायोटिक और तीसरा है एडेपिक, CBE। शॉर्ट में रखो, क्लाइमेटिक, बायोटिक, एडेपिक। क्लाइमेटिक, बायोटिक और एडेपिक। इस प्रकार से 3 कारक हमारे पास आ जाएंगे। कितने कारक आ जाएंगे, 3 कारक। अब बात करते हैं हम जो मृदीय वर्ग में, मृदा के सभी, अब मृदीय कारक की बात करते हैं तो मृदा में कौन कौन से कारक आएंगे, तो विद्यार्थी मृदा के सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण मृदा में होने वाले, ध्यान देना, मृदीय कारक की बात करते हैं। मृदीय वर्ग में सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण मृदा में होने वाले सभी प्रक्रम जो मृदा की पौधों को खनिज तत्व एवं जल प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करती है, सम्मिलित है ना। मृदीय कारक में कौन कौन से कारक आएंगे, वो कारक आएंगे, भौतिक कारक आएगा, पानी वगैरह आएगा, पानी कितना है मृदा में, पोषक तत्व कितने, रासायनिक कारक आएगा, कितने कितने केमिकल से, NPK की स्थिति क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अम्ल है, क्षारीय है, जैविक गुण, कितने जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव है कि नहीं है ना। सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं तो उनको बनाने के लिए मृदा में कुछ पदार्थ डालते हैं ऐसे। तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करती है। अगर किसी पौधे को वृद्धि करनी है, बढ़ना है, उसकी बढ़वार करनी है, तो वहाँ पर उसको निम्न भौतिक दशाएं उसको मिलती है। तो कौन कौन सी भौतिक दशाएं उनको मिलती है, तो आइए जानते हैं भौतिक दशाओं के बारे में। तो जो भौतिक दशाएं, उनमें सबसे पहले तो क्या उपलब्ध कराती है,
आवश्यक खाद्य तत्व उपलब्ध कराती है। एसेंशियल न्यूट्रेंट क्या उपलब्ध कराती है? एसेंशियल न्यूट्रेंट उपलब्ध कराती है, पहले हम बात कर रहे हैं, है ना। दूसरे हम बात करते हैं जैसे कि ये कार्बन कार्बन उपलब्ध कराती है, हाइड्रोजन उपलब्ध कराती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक, अन्य सूक्ष्म तत्व जो होते हैं उन सबकी सबको जो है ना उन सबकी पौधों को जरूरत पड़ती है भाई। कार्बन की जरूरत पड़ेगी पौधों को, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी और पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी। इन सब की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक, सूक्ष्म तत्व, ये सब के सब मृदा पौधों को चाहिए। कौन देगा? आप दोगे या मैं दूंगा? अरे भाई मिट्टी देगी। कौन देगी? मिट्टी। मिट्टी देगी ये सब कुछ चीजें मृदा के पास है। तो मृदा से पौधों को क्या क्या मिलता है देखो, फॉस्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, गंधक मिलेगा, कैल्शियम, लोहा, बोरोन, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम और यहाँ तक कि क्लोरीन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन मृदा व हवा दोनों से मिलती है। बाहर हवा से आएगी, मिट्टी में घुस जाएगी, क्योंकि मिट्टी में क्या है? रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से वायु व जल से, वायु से और जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? पौधों से कार्बन, हाइड्रोजन और सीधी एक भाषा में अपन लिख देंगे नोट्स बनाते समय, आवश्यक खाद्य तत्व प्रदान करती है। मृदा पौधों को आवश्यक खाद्य तत्व प्रदान करती है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, Cu, कॉपर, मोलिब्डेनम, MO, Cu, तांबा, जस्ता, जिंक, बोरोन, ये सब के सब। और बोरोन जरूरी है भाई, अगर बोरोन नहीं होगा ना तो क्या है? कलिका यानी नहीं, है ना, पौधा जीर्णशीर्ण अवस्था में रहेगा। इसके बाद क्या देती है भाई? तत्व दे दे बहुत सारे। और इसके बाद वो क्या प्रदान करेगी? जल प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? जल। अगला तत्व कौन सा उपलब्ध हो रहा है देखिए। अगला तत्व हमें मृदा से ही मिल रहा है, सब जानते हो क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वाटर। पानी मिल रहा है भाई। क्या मिल रहा है? पानी, है ना। बिना जल बिन सारी दुनिया सुनिए भाई, बिना जल के इस प्रकृति में कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। पौधों का अस्तित्व नहीं होगा तो आप जानते हो मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं होगा। अगर मनुष्य, पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य कहाँ से रहेंगे? पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये क्या करती है, इसकी हम बात करते हैं। क्या हमें मिलता है भाई इससे? जल मिलता है। जल से आप जानते हो जाइलम बना है। तो मृदा एक प्रमुख पोषक तत्व है और मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें से पानी एक सर्वाधिक भाग होता है भाई। पौधे अगर मिट्टी से कुछ चीज़ें लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा किसको लेंगे? जल को लेंगे। और पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार और विभाजन कम हो जाता है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है और इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या जाएगी? प्रभावित होगी। तो मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए मैंने आपसे बात करी कि जो पौधे होते हैं उनको जल चाहिए, और जल भी कौन उपलब्ध कराएगा? कौन उपलब्ध कराएगा? मिट्टी। तो बिल्कुल सिंपल सा आप याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, बिल्कुल एक बात याद रखना, जल उपलब्ध कराया जाता है, पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, और क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है ये देखते हैं अपन। तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए अगर इस चीज़ की कमी आ जाए, हमें फोटोसिंथेसिस यानी जल की कमी आ जाए, इसकी कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए, तो बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी जो धीमी पड़ जाएगी भाई। कौन सी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी भाई? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। तो जो आवश्यक है हमारी फोटोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है ना। और इसके अलावा जो जल है एक अच्छा विलायक है, क्योंकि ये घोलने का काम करता है। किसका काम करता है? घोलने का काम करता है। और स्वयं भी पौधों के लिए पोषक का काम करता है। मृदा ताप व मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। मृदा का ताप, मिट्टी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, सब का सब किस पे डिपेंड होता है। और खनिज तथा
कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर जल भ्रमण करता है और इनसे अनेक पदार्थों को विलय करके मृदा विलयन बनाया जाता है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मृदा विलयन किसे कहते हैं, है ना, एक प्रश्न आपसे किया जाए कि मृदा विलयन किसे कहते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है, वो जल के बिना धीमी हो जाएगी। जल नहीं होगा तो होगा ही नहीं। जल एक अच्छा विलायक भी है, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत सी दवाइयाँ, जब दवाई छिड़कते हैं, यूरिया खाद डालते हैं खेतों में, तो उस समय क्या करते हैं, यूरिया खाद डालते हैं तो उसमें उसके बाद हम सिंचाई वगैरह कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो खाद जो है जल में घुल करके पौधों को मिल जाएगा, है ना। और मान लीजिए गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, पानी तो पौधों को हम सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंचाई, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो गए। हम सिंचाई करेंगे तो वहाँ पर तापी टेम्परेचर है ना मिट्टी का, वो कम हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों को चारों ओर जल भ्रमण करता है, अच्छा विलायक है, सबको घोल करके घोल करके घोल करके पौधों को पिला देता है, इस तरह से। तो इस प्रकार से जो जल है वो मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को घोल करके क्या कर देता है, एक प्रकार से विलेन बना देता है, और इस विलेन को जाइलम तक है वो ग्रहण करता है और हमारे पौधों तक पहुँचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या हेल्प होती है भाई हमारी, और हमारी हेल्प करता है भाई, क्या क्या मिलता है हमें मिट्टी से। तो जड़ों के शोषण के लिए क्या चीज़ प्रदान करता है, देखिए जड़ों के शोषण के लिए हमें क्या प्रदान करता है, ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर जो जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन मिलती है, सप्लाई टू ऑक्सीजन टू रूट रेस्पायरेशन, है ना। तो सभी जीवित पदार्थ, जंतु हो चाहे पौधा हो, उनके लिए क्या आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है श्वसन। चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, सभी के लिए एक प्रोसेस अनिवार्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो संसार के जितने भी पौधे हैं, तो उन सभी पौधों को क्या होता है, श्वसन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ हमको याद रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जो आप जानते हो कि जो पौधे होते हैं श्वसन के लिए उनको ऑक्सीजन होती है ना, वो मृदा से मिलती है। किससे मिलती है, मृदा के माध्यम से मिलती है ना। और क्या है कि साधारण जो मृदा वायु से उनको 20.3% तो ऑक्सीजन मिलती है, 79.01% उनको नाइट्रोजन मिलती है, और क्या मिलता है, और उनको मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने पर जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो किसकी वृद्धि नहीं हो पाती भाई, जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है। ये तो हो गया भाई, सीधी सिंपल है। जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन भी जो उपलब्ध कराती है, वो कौन उपलब्ध कराती है, मिट्टी उपलब्ध कराती है। इसके बाद क्या क्या हमें उपलब्ध कराया जाता है, एक चीज़ और उपलब्ध कराया जाए, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यानी जो मृदा होती है वो मृदा भौतिक रासायनिक जैविक रासायनिक दशाएं होती है, जिनसे पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। आप जानते हो मिट्टी जो होती है अंदर से क्या होती है, खोखली सी होती है ना। वे मृदाएं क्या होती है, आदर्श होती है। यानी ऐसी मिट्टी जिनमें क्या होता है, कोई पौधा होता है, उस पौधे की जड़ें गहराई में आसानी से प्रवेश कर सके और अंकुरण भी उनका आसानी से हो सके। यानी बीज हमने बोया, उसकी जड़ें अंदर गहराई तक जा सके और उनका अंकुरण आसानी से हो सके। तो ऐसी जो मृदाएं हैं, ऐसी मृदाएं कहलाती है आदर्श मृदाएं। क्या कहलाती है, आदर्श मृदाएं। तो यहाँ पर ये देखिए कि क्योंकि जो वो मृदाएं हम आदर्श मृदा कहेंगे, जो जलाभाव को सह सके, है ना, पवन दृढ़ हो, और क्या नाम से, मिट्टी से आसानी से उड़े नहीं, चिकनी मिट्टी होती है आसानी से उड़ती नहीं है ना। जलाभाव यानी ड्रॉट रेजिस्टेंस, यानी सूखे को सहन कर सके, वो मृदा होती है, उनको आदर्श मृदाएं कहते हैं। पौधों को आसानी से उगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये मृदाएं आयतन
एक आयतन के पोषक तत्वों को शोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और क्या बात देखो, पौधों की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम जड़ें परतों, अउर्वरा संस्तरों, नमी की अत्यधिक मात्रा, न्यूनतम मात्रा, विषैले विलेय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से वृद्धि नहीं करते। तो याद रखना, आदर्श मृदा जरूरी है। जलाभाव को सहने वाली मिट्टी होनी चाहिए, पवन दृढ़ होनी चाहिए, आसानी से उड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो मिट्टी होती है वो पौधों को क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। जड़ें आसानी से गहराई में जा सके, तना आसानी से अगर जितनी ऊंचाई तक जाए वो जाए, है ना, लेकिन वो हवा के से उड़े नहीं, उखड़े नहीं बाहर, इस तरह की स्थितियाँ होती है। और क्या करती है, देखो, पौधों की वृद्धि के लिए उपरोक्त सभी तत्व आवश्यक दशाएं जो भी है, मृदा का ताप होना आवश्यक है, क्योंकि ये पौधों द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने, जल शोषण करने तथा की प्रभावित करता है। और उपरोक्त सभी दशाएं आधार पर यह कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा ही एक आवश्यक माध्यम है। अगर मृदा जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होगी, सही तरीके से उसका संगठन नहीं होगा, तो पौधों की जो वृद्धि और विकास है वो प्रभावित होगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है इसके बाद हम बात करते हैं मृदा अवयव की। किसकी बात करते हैं, मृदा अवयव कि मृदा में कौन कौन से अवयव मिलते हैं, मृदा में कौन कौन से अवयव पदार्थ मिलते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। कौन कौन से पदार्थ मृदा में उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप जानते हो, कोई सी भी मिट्टी होती है, तो कोई सी भी मिट्टी होती है, देखो वहाँ पे क्या होता है, मृदा के अवयव जानना जरूरी है। कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स कि मिट्टी में ऐसा होता क्या है, क्या क्या पदार्थ मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं होती है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। और पौधों के खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस व द्रव मृदा ही महत्वपूर्ण है ना। गैस मृदा इंपॉर्टेंट नहीं। गैस का मतलब क्या होता है, गैस मृदा किसको कहते हैं, धूल को कहते हैं। किसको कहते हैं, धूल को। जो गैस मृदा होती है वो धूल मृदा होती है। और मृदा के ठोस अवयव एक महीन अवस्था में होते हैं, और मृदा का आयतन लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है, और शेष भाग जल वायु उपस्थित होती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। जैसे कि मिट्टी की संरचना इस तरह से बता सकता हूँ कि मृदा क्या होती है, ठोस अवयव होते हैं। ठोस अवयव तो जैसे महीन अवस्था में रह जाएंगे, किसमें रहेंगे, महीन अवस्था में उपलब्ध रहेंगे, छोटी छोटी अवस्थाओं में रहेंगे। देखिए जैसे कि ये मिट्टी होती है, इस तरह से बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए जैसे मिट्टी के अवयव है, इस प्रकार से मिट्टी का अवयव, ये मिट्टी का अवयव, ये मिट्टी का अवयव, ये मिट्टी का अवयव, ये। तो इस प्रकार से मिट्टी के अवयव है। तो इनमें क्या है, ठोस अवयव महीन अवस्था में छोटे छोटे कण होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे कण। और मृदा का जो आयतन होता है उसका 50% जो होता है ठोस भागों से घिरा रहता है। बाकी जो शेष भाग होता है उसमें क्या होता है, उसमें पानी होता है और उसमें वायु होती है। जैसे बीच में जो खालिस्तान में, ये बीच में जो खालिस्तान में आपको बता रहा हूँ, ये वाले खालिस्तान, बीच में जो ये खालिस्तान है, ये इन खालिस्तानों में क्या भरा रहता है, ये मिट्टी के कण हो गए। तो इन खालिस्तानों में क्या होता है, जल होती है और वायु होता है, जिसे हम रंध्रावकाश कहते हैं। तो मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। मृदा के मुख्य कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं। पहला अवयव तो आप जानते हो, खनिज पदार्थ होता है। क्या होता है, खनिज पदार्थ। दूसरा कौन सा होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार से मृदा के अवयव। और तीसरा जो अवयव है वो क्या है, जल व मृदा वायु। तो अगला जो वीडियो आएगा मेरा, है ना, तो अगले वीडियो में आप लोगों को मृदा के जो अवयव हैं उन सभी अवयवों के बारे में विस्तार पूर्वक क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी, विस्तार पूर्वक जानकारी। तो इस तरह से आपकी जो बुक है पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए।